हम लोगों ने कल पढ़ा था कार्ल मार्क्स को, हम पढ़ रहे हैं। कार्ल मार्क्स के रचनाओं को हम एक बार देख लेते हैं। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द इकोनॉमिक फिलोसफिकल, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। तीसरे पॉइंट में था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हेलो, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। अगले में था कैपिटल 1, कैपिटल 2, कैपिटल 3। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिविल वार इन फ्रांस, गोथा प्रोग्राम। एंजेलस के साथ उसने 2 बुक लिखी थी मिलकर, पवित्र परिवार, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके रिसर्च का विषय था डेमोक्रिटस और एपिक्यूरियस के प्राकृतिक दर्शनों में भेद। होली फैमिली में उसने 2 चीज़ें लिखी थी, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष। सर्वहारा वर्ग के समाप्त करने पर बल दिया था। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था मार्क्स के विचारों का स्रोत। पहला था हिंगलवादियों का विचार, दूसरा था ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का चिंतन, तीसरा था फ्रेंच समाजवादियों का चिंतन, सामयिक आर्थिक परिस्थितियाँ। हम एक एक को व्याख्या करेंगे। पहले में देखेंगे हिंगलवादियों का विचार। अपने विद्यार्थी काल में मार्क्स युवा हिंगलवादियों के संपर्क में आया। इन लोगों में लुडविग फायरबाख, पहले में हम देखेंगे लुड फायरबाख, हेंस इत्यादि बहुत सारे नाम थे, फायरबाख भी थे, इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। फायरबाख जर्मन धर्मशास्त्री थे। उसने धर्म की मानववादी व्याख्या की तथा जर्मन विज्ञानवाद की आलोचना की, और इसने भौतिकवाद का पोषण किया। वाद का पोषण किया। मार्क्स की जीवनी लेखिका स्टेनपोवा लिखती हैं, हिंगल के प्रत्यक्षवादी दर्शन का विरोध करने वाले पहले दार्शनिक थे। हिंगल का प्रत्ययवादी दर्शन का विरोध करने वाले पहले दार्शनिक। लुडविग फायरबाख, उनकी पुस्तक ईसाई धर्म का सार तत्व। फायरबाख की बुक है ईसाई धर्म का सार तत्व। से मार्क्स बहुत प्रभावित हुआ। उसने भौतिकवाद की ओर उनकी अधिक तीव्र हुई, किंतु फायरबाख प्रकृति की परिघटनाओं की व्याख्या में ही भौतिकवादी थे। फायरबाख जो है
केवल प्राकृतिक घटना में प्राकृतिक थे। लेकिन कार्ल मार्क्स इतिहास, सामाजिक संबंधों, राजनीति की समझ में तो वो प्रत्यक्षवादी ही बने रहे थे। फायरबाख की कृतियों का उच्च मूल्यांकन करते हुए मार्क्स ने उनके भौतिकवाद की सीमितता और असंगतता स्पष्ट देखी। हिंगल की द्वंद्वात्मक पद्धति ने कार्ल मार्क्स को अधिक प्रभावित किया है। हिंगल की वह दृष्टि जिनके लिए महत्वपूर्ण थी, जो मनुष्य के इतिहास में उसके विकास क्रम को द्वंद्वात्मक आधार पर समझाने की कोशिश करती थी। हिंगल की भांति मार्क्स ने भी यह स्वीकार किया कि ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक है। हिंगल की भांति मार्क्स ने सामाजिक दर्शन का लक्ष्य भी दोहरा था। सामाजिक विकास के जिस दर्शन का निर्माण इन दोनों व्यक्तियों ने किया था, उसमें शामिल था कि उसमें भाग लें। हिंगल का यह विचार था कि यूरोपीय इतिहास की चरम परिणति जर्मन राष्ट्रों के विकास में हुई और जर्मन यूरोप का आध्यात्मिक नेतृत्व ग्रहण करेगा। इसके विपरीत मार्क्स का यह विश्वास था कि सामाजिक इतिहास की चरम परिणति सर्वहारा वर्ग के उत्थान के रूप में हुई। वर्ग समाज में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेगा। हिंगल के समाज दर्शन में प्रेरक शक्ति एक स्वविकासशील आध्यात्मिक सिद्धांत है, जो अपने को बारी बारी से इतिहास प्रसिद्ध राष्ट्रों के रूप में व्यक्त करता है। कार्ल मार्क्स इस बुक में उसने सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन विषयक अपने विचारों का प्रतिपादन किया। मजदूरों की मुक्ति वर्ग संघर्ष को जरूरी बतलाया और यह भी समझाया कि किस तरह से उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन होने के साथ ही जीवन पद्धति, सामाजिक संबंध, युग विशेष के आदर्श एवं धारणाएं भी बदल जाती हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं के आधार पर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के रचयिता ने यह सिद्धांत साफ साफ निरूपित किया कि वर्ग आधारित विग्रहपूर्ण समाजों में विकास की प्रेरक शक्ति वर्ग संघर्ष ही होता है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के दूसरे अध्याय में सर्वहारा और कम्युनिस्ट में सर्वहारा वर्ग की स्थापना की आवश्यकता, इस पार्टी की भूमिका, ध्येय और कार्यभार समझा गए हैं। यह मार्क्स और एंगल्स ने सर्वहारा पार्टी के बारे में शिक्षा की नींव रखी। घोषणा पत्र में मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का प्रतिपादन किया गया। मार्क्सवाद के संस्थापक
ये भविष्यवाणी करते हैं कि सर्वहारा की विजय के साथ हर प्रकार की जातीय फूट तथा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे के दासीकरण का अंत हो जाएगा। जिस अनुपात में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण खत्म होगा, उसी अनुपात में एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का भी शोषण खत्म होगा। इस अनुपात में एक राष्ट्र के अंदर वर्गों का विरोध खत्म होगा, उसी अनुपात में राष्ट्रों का आपसी बैरभाव भी दूर होगा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के तीसरे अध्याय में उन दिनों साम्यवाद समाजवाद के झंडे तले प्रचलित विभिन्न गैर सर्वहारा शिक्षाओं की आलोचना की गई। आलोचनात्मक यूटोपियाई समाजवाद और कम्युनिज्म का कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में गहन द्वंद्वात्मक मूल्यांकन किया गया। अपने दिनों के पूंजीवादी समाजवाद की तीव्र आलोचना करते हुए सेंट साइमन, फूरिये, ओवेन ने जो भूमिका अदा की उसे मार्क्स और एंगल्स बहुत ऊंचा आंकते हैं। किंतु यूटोपियाई समाजवादी चूंकि वर्गों से ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं, क्रांतिकारी कार्यवाहियों के प्रति नकारात्मक रुख रखते हैं, तथा जो मजदूर आंदोलन बढ़ता और वर्ग संघर्ष तीव्र होता गया, तो यूटोपियाई समाजवाद अपनी सकारात्मक भूमिका खोता और प्रतिगामी बनता जाता है। गैटल के शब्दों में दास कैपिटल की रचना में मार्क्स ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इसके विपरीत मार्क्स के दर्शन में प्रेरक तत्व वे स्व-विकासशील उत्पादनशील शक्तियाँ हैं जो अपने आप को आर्थिक वितरण के बुनियादी ढंगों में तथा उनसे संबंध सामाजिक वर्गों में व्यक्त करती है। हिंगल के लिए प्रगति का तत्व राष्ट्रों के संघर्ष में निहित था। मार्क्स के लिए तंत्र सामाजिक वर्गों के विरोधाभास में निहित था। दोनों विचारक इतिहास के प्रवाह को तर्कसम्मत ढंग से आवश्यक मानते थे और एक निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ता है। सेवाइन के अनुसार मार्क्स के दर्शन में कार्य करने की प्रेरणा थी। यह मार्क्स के दर्शन की भी अपनी प्रेरणा थी। जहाँ हिंगल राष्ट्रीय देश भक्ति के भाव के प्रति अनुपील करता था, मार्क्स के मजदूरों की वर्ग निष्ठा के प्रति अपील सामुदायिक थी। वह स्वार्थ के प्रति नहीं, प्रति निष्ठा के प्रति अपील होती है। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे ब्रिटिश अर्थ शास्त्रीय चिंतन। नेक्स्ट टाइम हम देखें हम लोग मार्क्स को पढ़ रहे हैं। मार्क्स की हमने रचनाएं पढ़ी थी, बहुत सारे इसमें हमने उनके विचारों को रचनाएं पढ़ने के बाद हमने उनको विचारों को पढ़ा था। एक बुक उनकी लास्ट में थी होली फैमिली, इतिहास की आर्थिक व्याख्या थी। वर्ग संघर्ष को समाप्त करने पर भी बोल दिया था। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी उन्होंने पढ़ा था।